अंडर सेक्शन 101 में अभी 154B29 के हिसाब से आप रिकवरी भी कर सकते हो। ये जो प्रावधान अपार्टमेंट में नहीं है। आपको रिकवरी भी करना है, अटैचमेंट भी करना है, आपको किधर जाना पड़ता है, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अटैचमेंट ऑफ द शेयर भी आप जो है जो नहीं कर सकते। अभी हम आते हैं कि तीसरा जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है कंपनी। वो कंपनी में और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या फर्क है? क्योंकि अभी तक आपने जो देखा होगा, मैं आपको इतना ही बताऊं कि मैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट करता हूं, उस हिसाब से मत देखिए। जितने फायदा हाउसिंग सोसाइटी को एक अच्छे तरह से एक स्ट्रक्चर वे ऑफ वर्किंग मिलता है, वो अपार्टमेंट में नहीं मिलता है। अपार्टमेंट में कोई करता धरता नहीं है, आप रेगुलेटर नहीं है, तो ऐसे अपार्टमेंट में जाना क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जैसा 3 लाख अपार्टमेंट अभी महाराष्ट्र में है, इनको मैं आने वाला दिनों में यही बताऊंगा कि वो हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाए। हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करके हाउसिंग सोसाइटी का यंत्रणा में आइए, ताकि आपका कामकाज भी अच्छा होगा। अभी आपको अलग चैप्टर भी दिया गया। अभी हम आते हैं कंपनी और कोऑपरेटिव हाउसिंग में क्या फर्क है। ऑब्जेक्ट, इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड द कम्युनिटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर का इंटरेस्ट लिखा जाता है। कंपनी में क्या होता है, जो डायरेक्टर है अपना खुद का इंटरेस्ट देख सकते हैं। वो खुद का इंटरेस्ट मेजोरिटी जो है, कई बार क्या करते हैं, मैंने देखा है, बिल्डर जो है 90% शेयर अपना ही खुद का रखता है और सिर्फ 10% शेयर, एक एक शेयर 5-5 शेयर मेंबर को देता है, 90% अपना पास रखता है, ताकि हमेशा वो बिल्डर का नियंत्रण में ही वो रहेगा। तो इसके लिए कंपनी में आपको इक्वल वोटिंग मिलेगा ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि वो मेजोरिटी शेयर होल्डर के हिसाब से जाता है और पूरा का पूरा शेयर होल्डर अपना बिल्डर अपने पास रख के मनमानी करता है। और सोसाइटी मतलब कंपनी नाम के लिए रहता है, मगर उसका आने वाला फ्यूचर में रीडेवलपमेंट वगैरह सब करने का जिम्मेदारी अपने पास ही रखता है। इसके लिए कंपनी बना के आपको अच्छा होगा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सोसाइटी बनाने के आपको 10 मेंबर चाहिए, अभी 5 मेंबर का प्रावधान है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आप 2 मेंबर से भी कर सकते हैं। जरा अगला लीजिए, यदि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना है तो आप 7 मेंबर चाहिए। अगला स्लाइड लीजिए। और कंपनी में हम ये देखेंगे कि आपको ऑफिस बेरर्स आर इलेक्टेड बाय द मैनेजिंग कमिटी, और मैनेजिंग कमिटी इलेक्शन जनरल बॉडी में होता है, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी है। और लेकिन कंपनी में आपको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग राइट कंपनी एक्ट के हिसाब से होता है, उसका अलग से एनसीएल का प्रावधान होता है, तो अलग एक माहौल बनता है और वो एक बिजनेस एंटिटी के हिसाब से माना जाता है। अगला स्लाइड लीजिए। शेयर कैपिटल जो है सोसाइटी में 5 शेयर या अभी 10 शेयर दिया जाता है, और जिसका जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो शेयर कभी भी आप इशू कर सकते हो, और अगला आदमी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू कर सकता है, जिससे कि तो अपना जो अधिकार है उस बिल्डिंग का अधिकार भी डायल्यूट हो सकता है। टाइप ऑफ शेयर्स, ओनली इक्विटी शेयर अपना हाउसिंग सोसाइटी में दिया जाता है, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स बाकी का शेयर भी दिया जाता है। अगला स्लाइड लीजिए। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स वैसा आपको दिया जाता है, और कई बार डिबेंचर इशू करते हैं। तो कंपनी में जो वर्किंग है वो पूरी तरह से अपना बिल्डर अपने हिसाब से कंट्रोल रखने के हिसाब से काम करता है। वोटिंग पावर 1 मैन 1 वोट हाउसिंग सोसाइटी में है, और कंपनी में वोटिंग जो है अपने पास कितना शेयर्स है उस हिसाब से होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, उसमें 10,000 शेयर कैपिटल मेंबर को दिया जाता है, बाकी का 9,90,000 शेयर जो है कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो बिल्डर है, वो अपने पास रख देता है। उससे पूरा प्रॉफिट भी उसको जाएगा, और जो हाउसिंग सोसाइटी में 25% जो प्रॉफिट है वही डिविडेंड के हिसाब से दे सकता है, जनरल रिजर्व में वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन जो कंपनी में नहीं है। अगला स्लाइड लीजिए। ये सब मैं इसके लिए बता रहा हूं कि कई बार आपका बिल्डिंग या आपका दोस्त का बिल्डिंग हो सकता है कंपनी के माध्यम से रजिस्टर हुआ होगा, उसको भी आप सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसा कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। टैक्सेस जो है, कोऑपरेटिंग सोसाइटी का जो टैक्सेस है, बहुत सारा एग्जेम्पशन है,
जैसे कि आपको रेवेन्यू स्टैंप नहीं लगाना पड़ता है, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं करना पड़ता है, आपका स्टैंप ड्यूटी भी बहुत कम है। यदि कंपनी है उसमें आपको रेवेन्यू स्टैंप भी लगाना पड़ेगा, आपका बहुत सारा व्यवहार होता है, उधर स्टैंप ड्यूटी भी आएगा, आपको कंसेशन नहीं मिलता है। वर्कर पार्टिसिपेशन, वर्कर जो है हाउसिंग सोसाइटी का वर्कर को हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ए इंडस्ट्री, उसके हिसाब से आपको लेबर लॉ ये वो सब लागू नहीं होगा। यदि आप कंपनी में जाते हो फिर आपको लेबर लॉ फैक्ट्री लॉ सब लागू होगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको पूरा सब तरह से करना होगा। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट, ये सोसाइटी होती है तो आपको रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, लेकिन ऐसे रिड्रेसल कंपनी में नहीं है। आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, एनसीएलटी में जाना होगा, उसके बाद एनसीएलटी के बाद एनसीएटी में एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना होगा। और इस तरह से कॉम्प्लायंस के लिए भी आपको बहुत सारा कॉम्प्लायंस भी करना पड़ेगा, उधर पैसा देना पड़ता है। रजिस्टर का कॉम्प्लायंस ऑनलाइन वगैरह देना पड़ता है, लेकिन ये जो कंट्रोल है वो रजिस्टर के पास रहता है। कंपनीज में कोई गवर्नेंस नहीं होता है, जो डायरेक्टर है वही मनमानी कर सकता है। तो प्रिंसिपल्स अंडर विच गवर्न, कोऑपरेटिव में वॉलंटरी मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, एजुकेशन ट्रेनिंग है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव के हिसाब से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी काम करता है। वॉलंटरी मेंबरशिप, यदि मेंबरशिप नहीं देते तो रजिस्टर के पास जा सकते हो। फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, ओपन मेंबरशिप है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, सोसाइटी अंडर सोसाइटी होती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, कंसर्न फॉर कम्युनिटी होती है। ये 7 प्रिंसिपल्स जो सेल्फ हेल्प वो कोऑपरेटिव का जो आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मिलता है वो आपको हाउसिंग सोसाइटी में कंपनी में नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कंपनी का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चलता है, और वो वोटिंग राइट भी जो है अपना कितना शेयर कैपिटल है उस हिसाब से होता है। तो अभी हम आते हैं अपार्टमेंट का एडवांटेज क्या है। अपार्टमेंट का एक्सपेंसेस जो है अपना अपार्टमेंट का एरिया के हिसाब से होगा, वोटिंग राइट जो है अपना एरिया के हिसाब से होगा, आपको सेल करने के लिए एनओसी नहीं लगता है, सेपरेट कन्वेंस डीड नहीं लगता है, वो क्योंकि इंडिविजुअल आदमी के नाम से अपना डीड ऑफ अपार्टमेंट बनता है। ये आपका अपार्टमेंट का इतना ही एडवांटेज है यदि आप इस तरह से देखते हैं तो। और इसके लिए जिसका जिसका बड़ा बड़ा बंगलोस है, जिसका बड़ा बड़ा ऑफिस प्रीमाइजेस में मान लो 10,000 टोटल बिल्डिंग का एरिया है, उसमें 6,000 बिल्डिंग का एरिया शॉपिंग का उसी ने ले लिया, तो वो बिल्डर को बोलता है कि अपार्टमेंट में करो। और अपार्टमेंट का डिसएडवांटेज देखिए, बहुत डिसएडवांटेज है। नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, नो सेटअप, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, नो एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल। अपार्टमेंट के बारे में जानकारी देने वाला बहुत लोग नहीं है। मैं इसका जानकारी इतना लेके आपको आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र छोड़िए, हिंदुस्तान का अलग अलग कोने से लोग आते हैं, और दिल्ली का बहुत सारा आईएएस ऑफिसर वगैरह डेलीगेशन लेके आते हैं मुंबई में, ये समझने के लिए मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी का इतना क्यों एक प्रगति हो रही है। और अपार्टमेंट का जो है ओनली फर्स्ट ओनर इज अलाउड टू अटेंड द वोटिंग, और सेकंड ओनर को अलाउड नहीं है। और अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज भी इतना जरूरी होता नहीं है, 100% कंसेंट चाहिए, अभी उसको 51% किया है, क्योंकि 2018 में कायदा में बदल हो गया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेस जुडिशियल केसेस, फ्यू अपार्टमेंट्स आर फॉर्म, मॉर्गेज जो है फर्स्ट मॉर्गेज चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी रहता है। तो अपार्टमेंट में बहुत सारा डिसएडवांटेज है, कोई लीगल सिस्टम नहीं है, नो रेगुलेटर, नथिंग। अगला स्लाइड लेते हैं। अभी हम आते कंपनी का क्या एडवांटेज है, फिर हम देखेंगे कंपनी का क्या डिसएडवांटेज है। ये देखने के बाद सोसाइटी का एडवांटेज क्या है। सोसाइटी देखिए, सोसाइटी का एडवांटेज देखिए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर है, कोऑपरेटिव कोड का सेटअप है, 115 इयर्स का हिस्ट्री है, हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, एसोसिएशन है, बुक्स है, गाइडेंस है, जॉइंट ओनर इज अलाउड टू वोट द मीटिंग, एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं, अलग चैप्टर है, हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉस आप अमेंडमेंट कर सकते हो, डेमोक्रेटिक सेटअप है। अगला स्लाइड लीजिए। सोसाइटी का एडवांटेज देखिए कितना लिस्ट है। सोसाइटी के ड्यूज जो है आप रिकवरी कर सकते हैं, मोर देन 90 था जब मैंने स्लाइड बनाया था, अभी 1 लाख के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र में फॉर्म हुआ है। बेटर मैनेजमेंट है, इलेक्शन होती है, ट्रांसफर का अच्छा होता है, असाइनमेंट होती है, एनओसी अच्छा होती है, टाइटल डिपॉजिट करके आप लोन ले सकते हो, आपका सोसाइटी का जो भी चार्जेस है इजीली रजिस्टर के तो रिकवरी कर सकते हो, आपका कंप्लेंट डिस्पोजल हो सकता है। जितने भी एडवांटेजेस कोऑपरेटिव सेक्टर का है, इजी मेंबरशिप,
आपको कम रेट से लोन लेना, अगला स्लाइड लीजिए, ये सब है। सोसाइटी का डिसएडवांटेज है, अपार्टमेंट का एडवांटेज है। देखिए, शेयरिंग ऑफ कॉमन एक्सपेंस आपको इक्वली करना पड़ता है। कई बार होता है कि आपका फ्लैट का एरिया 300 फुट है, दूसरा आदमी के पास 3000 फुट है, लेकिन कॉमन एरिया आप इक्वली शेयर करना पड़ता है। कभी कभी इसको थोड़ा सा हमें दिक्कतें आते हैं, लेकिन नया जो चैप्टर बनाया उसका नया रूल के हिसाब से नया रूल बन रहा है, उस रूल में ये प्रावधान करने का कमिटी का एक विचार चल रहा है कि ये जो डिसएडवांटेज है उसको भी एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब बिल्डर अपना जो रिकवरी जो करता है, वो जब इक्वली एरिया के हिसाब से करता है, तो छोटा मेंबर को ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। छोटा एरिया वाले को 200 फुट, 300 फुट वाले को 2000 फुट। देखिए, 1 बेडरूम फ्लैट है, 3 बेडरूम फ्लैट है, तो दोनों को सेम मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। इसके लिए वो जो डिसएडवांटेज है वो दूर करने का प्रयास हो रहा है। वन मैन वन वोट आज भी है, लेकिन वोटिंग जो है, आप जो है एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट करते हैं, रिलेटिव 12 रिलेटिव दिया है, उनके माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज जरूर है, आपका ज्यादा एरिया है तो ज्यादा वोटिंग नहीं मिलता है, जो कि कंपनी में और आपको अपार्टमेंट में मिलता है वो नहीं मिलेगा। ट्रांसफर करने के लिए आपको सोसाइटी में अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी सोसाइटी है, मैनेजमेंट इज ए इलेक्टेड बॉडी, उधर जाना पड़ता है। वो एक कभी कभी सोसाइटी मेंबर को लगता है थोड़ा डिसएडवांटेज, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए रजिस्ट्रार है, आप रजिस्ट्रार के पास भी जाके अंडर सेक्शन 22 या 23 डीम्ड मेंबरशिप या मेंबरशिप रिजेक्ट होता है तो भी आप अपील कर सकते हो। सेपरेट कन्वेंस डीड इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी कन्वेंस डीड चाहिए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। अभी भी कन्वेंस के लिए आप डीडीआर के पास जा सकते हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया, उधर आप 3 महीने का या 4 महीने के अंदर आपको कन्वेंस हासिल हो सकता है। अभी कन्वेंस के लिए बिल्डर के पास जाना जरूरी नहीं है, ये भी एक प्रावधान अभी आ चुका है। रजिस्ट्रार का कई बार लोग बोलते हैं कि इंटरफियरेंस होता है। देखिए, रजिस्ट्रार जो है अभी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद इंटरफियर नहीं कर सकता है, पहला करता था, लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार का रोल बहुत लिमिटेड है, तो इसके लिए ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर आता नहीं है। कंपनी का एडवांटेज देखिए, नो शेयरिंग इन द कंपनी। दिस कंपनी का एडवांटेज, नो शेयरिंग इन द कंपनी मतलब कि सोसाइटी का जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस जो है वो आपको जितना जितना एरिया वाइज आप कर सकते हो, आपको इक्वल शेयरिंग करने का जरूरी नहीं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट, यदि ये डिसएडवांटेज है, कंपनी का एडवांटेज नहीं है। ये तो कंपनी में ट्रांसफर करना है तो भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जाके कर सकते हैं। क्वेश्चंस ऑफ कन्वेंस डज नॉट अराइज, क्योंकि कंपनी पहला बनता है, उसके बाद आपको शेयरिंग दिया जाता है। इसके लिए जैसा मैंने बताया, कंपनी का नाम से ही बिल्डिंग बनता है, उसके बाद तो उसका शेयर दिया जाता है, इसके लिए अलग कन्वेंस लेने का जरूरी नहीं। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड, ये एक एडवांटेज है कंपनी का। इट इज इजी टू ट्रांसफर द ओनरशिप बाय सेलिंग द शेयर्स, एक शेयर दूसरा शेयर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उधर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास शेयर ट्रांसफर के लिए जाना पड़ता है, और नहीं करते तो आप एनसीएलटी में जाके ट्रांसफर भी करके ले सकते हैं। कंपनी के डिसएडवांटेजेस, सोसाइटी फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और लेकिन कंपनी एक्ट के होता है, इसके लिए उसको बहुत सारे डिस्प्यूट होता है, तो कंपनी कोर्ट एनसीएलटी में जाना पड़ता है, गाइडेंस नहीं मिलता है। उधर कंपनी का जो एडवाइजर है वो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, उनका फीस बहुत बड़ा होता है। जॉइंट ओनरशिप अलाउड नहीं है। क्वेश्चन ऑफ बायलॉ डज नॉट अराइज, नो डेमोक्रेटिक कंट्रोल, पूरी कंट्रोल जो है सोसाइटी का, जो कंपनी का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाता है। अगला स्लाइड लीजिए। कंपनी का भी उतना एडवांटेज नहीं है। हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा, मैंने बहुत कुछ ज्यादा वक्त इसमें बिताया, क्योंकि अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कायदे में दिया उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ, जो कंपनी फॉर्म है वो अभी कंपनी सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकता है, जो 3 लाख अपार्टमेंट है वो भी कन्वर्ट हो सकता है। कंपनी डिसएडवांटेज देखिए, एज नो सोसाइटी देयर आर नो क्वेश्चन ऑफ ड्यूज अराइजिंग, क्योंकि रिकवरी ऑफ ड्यूज भी आपको सिविल कोर्ट में जाके ही करना पड़ता है। टिल टुडे ओनली 5 हाउसिंग सोसाइटीज हैव बीन फॉर्म, टिल टुडे ओनली, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज तक 5% ही शायद कंपनी के अंदर कंपनी बनाया होगा, बाकी का मैक्सिमम जो है वो सोसाइटी ही बनाए। क्वेश्चन ऑफ बेटर मैनेजमेंट लाइक इलेक्शन, ये वो कंपनी में है ही नहीं है, क्योंकि वो
लॉ अलग ही है उसका। यदि एनुअल रिटर्न आप नहीं करते हो तो आपको बहुत सारा पेनल्टी लगती है। 5 टाइम्स हर जो मेंबरशिप फीस भरना है आपको 500 से 1000 रुपया फीस भरना पड़ता है। अभी मेरा टॉपिक में कन्वर्ट आके आता हूँ हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्टर करने का कारण क्या है, पर्पस क्या है? आपको ये जो 5 पर्पस मैंने लिखा है ये बायलॉस में दिखाई देगा। तो पहला मूलभूत पर्पस है वो है टू ऑब्टेन द कन्वेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 ऑफ मोफा। एक बार आपने सोसाइटी सेक्शन 10 के अंतर्गत किया, उसके बाद कन्वेंस सेक्शन 11 के हिसाब से होता है। सेक्शन 11 का इधर सेक्शन 10 जो है सोसाइटी फॉर्मेशन का बताया, टू ऑब्टेन द कन्वेंस बाय द सोसाइटी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ मोफा। यदि सेक्शन 17 ऑफ रेरा ये भी बोलता है कि अश्वय अलॉटी बनाने के बाद आपको कन्वेंस लेना है, वो कॉमन कन्वेंस लैंड एंड बिल्डिंग अश्वय अलॉटी के नाम से ही लेना पड़ता है। इसके लिए सोसाइटी बनाने के बाद आप कन्वेंस लेने के लिए सोसाइटी बनाना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, टू मैनेज मेंटेन एंड एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी। जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे तरह से मैनेज एंड मेंटेन करने के लिए आपको जो है सोसाइटी बनाना पड़ता है। यदि एक लीगल बॉडी नहीं बनता है, लीगल एंटिटी नहीं बनता है, आपको सोसाइटी का मैनेजमेंट इतना आसान होता नहीं। तीसरा जो है, जो सोसाइटी का फंड रेज करने के लिए, यदि फंड रेज करना है तो आपको एक इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए। इलेक्टेड बॉडी आने के बाद आप फंड रेजिंग कर सकते हो। टू अंडरस्टैंड सोशल एंड कल्चरल, टू अंडरटेक सोशल कल्चरल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, रिक्रिएटिव एक्टिविटीज। यदि आप एक सोशल बाइंडिंग होना है, आज देखिए कोविड-19 का एक हम परिश्रम है। अभी कोविड-19 की वजह से रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 154B-27 के हिसाब से एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं। सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को एक अधिकार दे पा रहे हैं और किस तरह से वो अपना कोविड-19 को फेस कर सकते हैं वो बता रहे हैं। तो एक गेटेड कम्युनिटी के हिसाब से काम करना है, तो एकजुट बनना है, तो मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन करना है, रिक्रिएशन करना है, सोशल गैदरिंग करना है, एक हाउसिंग सोसाइटी का एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध होता है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बायलॉस में बताया गया। टू डू सदर थिंग्स टू रिटेन द ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है। अगला स्लाइड लीजिए। तो जो भी अपना कॉमन चीज के लिए सोसाइटी बनता है, अभी सोसाइटी बनता है विद द कोऑपरेशन ऑफ बिल्डर। देखिए सोसाइटी बनाना है तो 2 प्रकार का होता है। एक तो ओपन प्लॉट सोसाइटी, जो मैंने शुरुआत में बताया, 10 और 20 आदमी इकट्ठा है, सोसाइटी बन गया, तो फिर लैंड लिया, तो कन्वेंस लिया। लेकिन अभी वो बहुत कम हो रहा है। अभी का कॉन्सेप्ट है बिल्डर बनाना हुआ सोसाइटी। यदि बिल्डर सोसाइटी बनता है तो सोसाइटी का एक स्टेप्स है। वो स्टेप्स क्या है हम देखते हैं। स्टेप्स ये है कि बिल्डर को चीफ प्रमोटर करके इलेक्ट करो, या अपना मेंबर के अंदर एक चीफ प्रमोटर बनाओ। जितने भी लोगों ने फ्लैट लिया उनको एक छोटा मीटिंग ले लो, जो मीटिंग बिल्डर बुलाएगा या अपना जो फ्लैट ओनर है उनको वो बुलाएगा। सब मीटिंग बुलाने के बाद चीफ प्रमोटर इलेक्ट होता है। चीफ प्रमोटर इलेक्ट होने के बाद वो रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन के हिसाब से एक सोसाइटी का रजिस्ट्रार को आप एक एप्लीकेशन देंगे, नेम रिजर्वेशन, उसके साथ एग्रीमेंट का कॉपी देंगे, अप्रूव्ड प्लान यदि है तो वो दे देंगे। नेम रिजर्वेशन देते हैं। नेम रिजर्वेशन का भी नया कायदे में प्रावधान किया, वो 30 दिन के अंदर नेम रिजर्वेशन देंगे। 30 दिन के अंदर नेम रिजर्वेशन देने के बाद आपका बैंक अकाउंट हो जाता है। अकाउंट होने के बाद आप शेयर कैपिटल जमा करोगे। जितने भी लोगों का 250 या 500 रुपया शेयर कैपिटल लिया जाएगा, 100 रुपया एंट्रेंस फी लिया जाएगा, वो बैंक में जमा करेंगे। बैंक का शेयर एक बैलेंस सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद 2,500 रुपया सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन फी है। अगला स्लाइड लीजिए। रजिस्ट्रेशन फी होता है, आप रजिस्ट्रेशन फी भरिए। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन का प्रपोजल होता है। रजिस्ट्रेशन प्रपोजल में कुछ डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट क्या है वो मैं बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट आप दीजिए रजिस्ट्रार को। वो डॉक्यूमेंट देने के बाद रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन होता है। उसके साथ एक शेयर मनी बैंक में भरा हुआ ऐसा एप्लीकेशन देंगे, तो स्टैम्प रजिस्ट्रेशन भरा हुआ प्रूफ देंगे, और उसके बाद बायलॉस देंगे 4-4 कॉपी। उसमें सब फ्लैट ओनर का सिग्नेचर आएगा, मोर देन 51% लोग का सिग्नेचर आएगा। फिर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे।
रजिस्ट्रार को लगा पूरा डॉक्यूमेंट सही है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि कुछ डॉक्यूमेंट कमी है, रजिस्ट्रार स्क्रूटिनी करेगा। यदि स्पॉट को वेरीफाई करना है तो स्पॉट को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे, रीजन सर्टिफिकेट देंगे। यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि 50% के ऊपर लोगों ने साइन नहीं किया, कुछ डॉक्यूमेंट कमी है, जो बिल्डिंग आप रजिस्टर कर रहे हो वो इलीगल बिल्डिंग है, यदि कोई डॉक्यूमेंट का गलती है तो वो आप नहीं कर पा रहे हो, या सोसाइटी बनाने के पहले ऑलरेडी उधर कंडोमिनियम बन गया, अपार्टमेंट बन गया, तो रजिस्टर तो आपको सोसाइटी का रिफ्यूजल भी हो सकता है। एक बार सोसाइटी रिफ्यूज हो जाता है तो आप अपील कर सकते हो। अपील डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हो, पहला अपील। उसके बाद रिवीजन आप मिनिस्ट्री के पास कर सकते हो, उसके बाद हाई कोर्ट में जा सकते हो। इस तरह का एक प्रक्रिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इस तरह का एक प्रक्रिया अपील का भी है। और अच्छे तरह से रजिस्ट्रार लोग आपको पूरे कोऑपरेट करते हैं। आप रजिस्ट्रार के पास बोल सकते हैं कि इसका पहले का जितने भी सोसाइटी बन गया उसका 2-3 फाइल दिखाइए, आपको अंडर आरटीआई और अदरवाइज आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट देते हैं पूरी रजिस्ट्रार। आपको मैं बताऊं, मेरा अनुभव लास्ट 30 ईयर से मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा हूं, और मुझे मालूम है मेरा जितने भी काम है रजिस्टर के पास, जब भी मैं गया हूं पूरी तरह से मुझे कोऑपरेट हुआ है, कोऑपरेशन हुआ है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोऑपरेट नहीं करते, उनका जो कई काम की वजह से कई बार उनको तकलीफ आता है। अदरवाइज आप कोऑपरेटिव ऑफिसर को मिलिए, वो आपको पूरी फाइल दिखाते हैं, पूरी गाइडेंस देती है। फेडरेशन जो है, जैसा पिंपरी चिंचवड़ अभी फेडरेशन है जिनका माध्यम से प्रोग्राम बन रहा है, वो तेजस्विनी मैडम हो, केसी गर्ग हो, या कोई भी अन्य ऑफिसर है, आपको उधर मॉडल बायलॉज मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। सोसाइटी बनाने का प्रक्रिया बहुत सिंपल है। कई बार डॉक्यूमेंट कमियां होती है तो वो रजिस्ट्रार कई बार आपको बोलते हैं कि ये अलग अलग डॉक्यूमेंट लेके आओ, क्योंकि उनको भी कमिश्नर का एक सर्कुलर है, वो कमिश्नर सर्कुलर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट लगता है, 712 एक्सट्रैक्ट लगता है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगता है, सर्च रिपोर्ट, अप्रूव्ड प्लान, यूएलसी ऑर्डर अभी नहीं लगता है, पहला लगता था, एनए ऑर्डर, प्रॉपर्टी कार्ड। अगला डॉक्यूमेंट लीजिए, बीएमसी असेसमेंट बिल, आपका एग्रीमेंट का कॉपी, स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ रिसीट, फिर कुछ अंडरटेकिंग एफिडेविट, ये सब डॉक्यूमेंट लगता है। कॉपी ऑफ द फ्लैट ओनर्स एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी पेड प्रूफ, रजिस्ट्रेशन प्रूफ, सिग्नेचर ऑफ द फ्लैट ओनर्स, टाइटल रिपोर्ट, अप्रूव्ड प्लान, लीगल नोटिस इश्यू टू द बिल्डर यदि नॉन कोऑपरेशन में जाते हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट आप बोलेंगे इस सोसाइटी बनाना है तो ये सब डॉक्यूमेंट इसके लिए जरूरी है क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन रहा है, आपका नाम गजेट में जल रहा है, आपको एक लीगल स्टेटस बन रहा है, तो इसके लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट देके आपका सोसाइटी अच्छे तरह से रजिस्टर होगा। जैसा कि मैंने बताया, यदि सोसाइटी बिल्डर नहीं बनाता है, वो उसका काम है बनाना, 4 महीने के अंदर बना के देना है। यदि नहीं बनाता है लेकिन आपको सोसाइटी बनाना है, तो आप बिल्डर के खिलाफ विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ बिल्डर भी सोसाइटी बना सकते हो। वो कैसा बना सकते हो विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द बिल्डर? देखिए, एक महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963, वो 2008 में अमेंडमेंट आ गया। उसके बाद 2010 में जो है जिसका नियम बन गया, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन गया। तो पहला नॉन कोऑपरेशन में सोसाइटी नहीं बनता था, उसमें बहुत सारा दिक्कतें आते थे, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाने के बाद नियम में ये बताया गया, फॉर्म नंबर 6 दिया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना है, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार स्क्रूटिनी करेंगे डॉक्यूमेंट को। यदि स्क्रूटिनी करने के बाद उसमें कुछ कमियां है, वो कमियां निकालने को बोलेंगे। स्क्रूटिनी का फॉर्मेट है, फॉर्म नंबर 8 में वो देते हैं। सीए का मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है इधर। सीए का मतलब वो जो है शोकॉज नोटिस इश्यू करता है बिल्डर को, जो अपोनेंट आपने लिखा है उनको करते हैं। यदि बिल्डर नहीं आता है, पब्लिक नोटिस इश्यू करता है। पब्लिक नोटिस इश्यू करने के बाद भी वो नहीं आता है, तो उसके बाद तो वो एक्सपर्टी ऑर्डर भी इश्यू होता है। आप अगला स्लाइड लीजिए। कई बार आपने ये ऑनलाइन अभी हुआ है, ऑनलाइन में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है और पूरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑफलाइन भी रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। ये कई बार डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आप दे सकते हो, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास देके डीडीआर के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, या कई बार क्या करते हैं आप डायरेक्ट डीडीआर के पास भी जा सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन आने का 6 महीने के अंदर
इसके ऊपर कार्रवाई होना है। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, क्योंकि ये एक अंडर द पब्लिक सर्विस एक्ट, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत इसको नोटिफाई किया गया। इसके लिए अपने सरकार का वेबसाइट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अपने सरकार का जो वेबसाइट के हिसाब से आपको एक यूनिक नंबर भी मिलता है। उसके बाद ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है ओपोनेंट वाले को 15-15 दिन का नोटिस देता है। जैसा मैंने बोला, अपीयरेंस होता है तो उससे एक रिप्लाई लिया जाता है राइटिंग में। उसका रिप्लाई आने के बाद अच्छा है वो रिप्लाई देखते हैं, और उसके बाद रिप्लाई होने के बाद हमें भी मौका दिया जाता है एज ए सोसाइटी एप्लीकेंट। यदि आपको उसके ऊपर रिजाइंडर देना है तो रिजाइंडर दे सकते हैं, और अपियर एंड नॉन अपियरेंस दोनों हो सकता है। उसके बाद रिटर्न आर्ग्यूमेंट होता है, और यदि ओपोनेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगता है, उनके पास ओसी है, उनके पास अप्रूव्ड प्लान है, आप बताइए वो देने के लिए, क्योंकि आपके पास नहीं है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होता नहीं। आप आर्ग्यूमेंट में बोल सकते हैं ये डॉक्यूमेंट सब बिल्डर के पास है, बिल्डर ने देना चाहिए। यदि वो नहीं देता है, उसके ऊपर एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रा किया जाएगा। इसका मतलब एडवर्स इन्फ्रेंस मतलब यदि बिल्डर वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो फिर आपका सोसाइटी भी फिर भी बन जाएगा। तो इसके लिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेरा सोसाइटी नहीं बना जाएगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं किधर से लाऊं, फिर रजिस्टर के उधर बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, 3 से 4 महीने के अंदर आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर मिलता है। अगला स्लाइड लीजिए। तो ऑन हियरिंग द डेट, इफ द एप्लीकेंट एब्सेंट, सीए में हियर द ओपोनेंट एंड डिसाइड द मेरिट ऑन एक्स पार्टी। तो एक्स पार्टी में भी होता है। कई बार रजिस्ट्रार हमें बोलता है कि आप पब्लिक नोटिस भी इश्यू करिए। आप अगला स्लाइड लीजिए। तो कई बार जैसा मैंने बताया कि रजिस्ट्रार सामने वाले को यह भी बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। यदि वो प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट नहीं करता है तो फिर कार्रवाई हो सकता है। कई बार बिल्डर भी बोलता है कि जो भी एप्लीकेशन हमने दिया उसका ओरिजिनल वो देखना चाहते हैं, तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो देना होगा। इस तरह से एक सीए मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट, सीए में ऑर्डर टू टेक इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट एट साइट विद इन 7 डेज। इस तरह से इंस्पेक्शन, कई बार क्या होता है, बड़ा बड़ा मान लीजिए अपने पास 200 मेंबर है, 200 मेंबर का डॉक्यूमेंट लेके जाके रजिस्टर के पास नहीं दे सकते। तो आप बोल सकते हैं 200 डॉक्यूमेंट आपको देखना है, आप हमारा ऑफिस में आइए देखिए। कई बार क्या होता है कि बड़ा बड़ा प्लान होता है, बहुत बड़ा प्लान होता है, तो बिल्डर भी नहीं ला सकता है, तो हम जाके इंस्पेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से इंस्पेक्शन का भी ऑर्डर हमें मिल सकता है। अगला स्लाइड लीजिए। तो जैसा मैंने बताया कि हम रिटर्न से दे सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग में दे सकते हैं। इधर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। उनको एक समरी एक पिटीशन लेना है। आप अगला स्लाइड लीजिए। अगला स्लाइड में आप देखेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रार कोई बिना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते हुए 6 महीने के अंदर उनको ऑर्डर देना पड़ता है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको फॉलो करना है, हर एक को मौका देना है। अगला स्लाइड लीजिए। हर एक को मौका देना है, हर एक का रिटर्न एग्रीमेंट लिया जाएगा, उनका से लिया जाएगा, दोनों को लिया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ हियरिंग लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से होगा, और ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से होने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर मिलेगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब जो मुद्दा बिल्डर ने रेज किया उसको कैसा खारिज जाता है, जो मुद्दा हमने रेज किया उसको कैसा खारिज किया जाता है, और उसके बाद एक रीजन ऑर्डर दिया जाएगा। ये रीजन ऑर्डर में स्पीकिंग ऑर्डर बोला जाता है। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब जो प्रेयर हमने किया, प्रेयर क्यों नहीं दिया जाता है, प्रेयर क्यों दिया जाता है, और बिल्डर ने जो उपस्थित किया उसको कैसा खारिज किया जाता है, हमने जो उपस्थित किया उसको कैसा माना जाता है या खारिज किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एप्लीकेशन सोसाइटी का नॉन कोऑपरेशन में तो ऑर्डर मिलेगा, कई बार हमारा भी ऑर्डर खारिज किया जाता है। मैंने आपको उदाहरण देता हूं। हमारा बिल्डिंग में मान लो 300 फ्लैट है, हम 10 ही मेंबर को जाके एप्लीकेशन डालते हो, 50% के ऊपर आप प्रूव ही नहीं देते हो, तो फिर कैसा आपका सोसाइटी बनेगा? नहीं बनेगा। तो उस टाइम में वो बोलेंगे कि एज पर दी लॉ 51% के ऊपर सिग्नेचर चाहिए, आपने प्रोड्यूस नहीं किया, इसके लिए आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप 51% लेके आइए, वापस एप्लीकेशन डालिए। इस तरह से आपको, यदि आपको ऑर्डर देना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, अपना जो डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो वार्ड का संभालते हैं, उनको एक ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जो है
उनको आप सोसाइटी रजिस्टर करो। अगला हम स्लाइड लीजिए। तो इस तरह से एक जजमेंट, ऑर्डर और सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट लेके अपना फाइल लेकर आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाइए। डिप्टी रजिस्ट्रार अपना फॉर्मेलिटी करते हुए सोसाइटी बनाएगा और इस तरह से सोसाइटी अंडर नॉन कोऑपरेशन भी बन जाएगा। अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।